हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय प्रक्रिया, यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक कौन सा है? संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। दोस्तों, ये जो संसदीय प्रक्रिया टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है संसदीय प्रक्रिया। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से देखना और पूरी कोशिश करना समझने की। संसदीय प्रक्रिया। दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया के तहत हम कई पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और उनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसकी प्रक्रिया के तहत क्या जो शून्य काल आता है, जो प्रश्न काल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो संसद के सत्र होते हैं, वर्ष के अंदर 3 सत्र होते हैं, उन सत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो संसदीय सत्र। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये जो संसद के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव, इन सभी प्रस्तावों के बारे में पढ़ने वाले हैं इसी संसदीय प्रक्रिया टॉपिक के तहत। तो विभिन्न जो प्रस्ताव है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जो लोकसभा और राज्यसभा का सचिवालय है और उसका जो महासचिव है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लोकसभा यानी संसद, सचिवालय के बारे में। तो ये कुछ टॉपिक है संसदीय प्रक्रिया के तहत हमें इन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रक्रिया को देखेंगे और प्रक्रिया के तहत हम देखेंगे कि संसद में किस प्रकार से प्रश्नकाल आता है, किस प्रकार से शून्यकाल होता है, इस प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम संसदीय सत्रों की बात करेंगे। जो एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। इसके अलावा जो संसद के अंदर प्रस्ताव आते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है। तो ये सभी प्रस्तावों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद देखेंगे संसद का जो सचिवालय है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है महासचिव, उसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये संसदीय प्रक्रिया टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस संसदीय प्रक्रिया के तहत हम सबसे पहले इसी संसदीय प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो संसदीय प्रक्रिया है ये भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है ब्रिटेन देश के संविधान से। संसदीय प्रक्रिया भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। ब्रिटेन के संविधान में ये संसदीय प्रक्रिया लागू है, उसी से प्रेरित होकर भारत ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है। तो संसदीय प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है। दूसरी बात देखो दोस्तों, भारत के अंदर ये संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। इस प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जनता पहले कुछ प्रतिनिधि चुनती है और वो वही प्रतिनिधि बाद में सरकार का रूप ले लेते हैं। तो कहने का मतलब जनता जो 5 वर्ष के लिए जिस सरकार को चुनती है वो सरकार इस संसदीय शासन व्यवस्था में सारे कार्य करती है। कहने का मतलब दोस्तों, इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर मुख्य कार्य
किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार जनता के पैसे खर्च कौन करती है? सरकार करती है। यानी संसद के व्यय पर जनता के पैसे कौन खर्च करती है? सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। संसद का काम है कानून को निर्माण करना, और उस कानून को लागू करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। संसद का काम है बजट को पारित करना, उस बजट को लागू कौन करती है? सरकार करती है। तो सरकार के द्वारा ये जो जनता के पैसे खर्च किए जाते हैं, ये पैसे सही जगह पर खर्च हुए या नहीं हुए, सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए वो सही ढंग से हुए या नहीं हुए, इसकी देखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? संसद को दी गई है। किसको दी गई है दोस्तों? संसद को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब संसद क्या करती है कि सरकार पर नकेल कसने के लिए या अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करती है, और इन बहुत सारे साधनों के अंदर जो मुख्य साधन है वो है पर्सन का। कौन सा? पर्सन का। तो ध्यान देना दोस्तों, सीधा सा मतलब है इसका कि संसदीय शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है, और इसमें कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब सरकार कार्य सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही, इसको देखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? संसद को दी गई है। और संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या उस पर नकेल कसने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करती है, और इन बहुत सारे साधनों में एक साधन है पर्सन का। तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम, ये पर्सन काल क्या होता है? पर्सन का क्वेश्चन आर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन आर। दोस्तों ये जो पर्सन काल है, इसके जनक अगर आपसे पूछा जाए तो इसके जनक है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया में भी ये पर्सन काल होता है, और भारत ने ये संसदीय प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है। इसलिए जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पर्सन काल के जनक कौन है, तो ब्रिटेन को माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पर्सन काल है, इसकी जो अवधि है वो कितनी होती है? इसकी अगर आपसे अवधि पूछी जाती है तो आपको क्या बताना है दोस्तों? इसकी अवधि 1 घंटे की होती है। कितनी होती है? 1 घंटे की होती है। और ये 1 घंटा कौन सा होता है? 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। 11 बजे से 12 बजे का जो टाइम है, इसे कहते हैं पर्सन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसके जनक ब्रिटेन को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, पर्सन काल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की होती है, और 1 घंटा कौन सा? 11 बजे से 12 बजे तक इसका पर्सन काल की अवधि मानी जाती है। देखो दोस्तों, हमारी जो संसद है, इसकी रोजाना बैठक कितने बजे स्टार्ट होती है? 11 बजे स्टार्ट होती है, और जो प्रारंभ का 1 घंटा होता है 11 से 12 बजे तक, ये जो अवधि है, यही अवधि कहलाती है पर्सन काल। पहली बात। दूसरी बात, क्या आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसकी अवधि को कम या ज्यादा किया जा सकता है? तो जी दोस्तों, ये जो पर्सन काल की अवधि है 1 घंटे की, इसको कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। और ये करता कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो इस पर्सन काल की अवधि को कम या ज्यादा कर सकता है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये पर्सन काल क्या होता है। देखो दोस्तों, हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इस संसदीय शासन व्यवस्था में पर्सन काल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है, जिसके माध्यम से संसद सरकार से पूछ सकती है कि आपने फला काम क्यों किया, आपने फला काम क्यों नहीं किया, आपने फला निर्णय क्यों लिया, या आपने फला निर्णय क्यों नहीं लिया, फला जगह पर आपने पैसे कैसे लगा दिए, या फला जगह पर इस प्रकार से घोटाला कैसे हो गया था। ये सारे पर्सन काल के दौरान संसद सरकार से पूछ सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पर्सन काल वो अवसर है जहां जनता संसद के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण लगाती है। यानी इस पर्सन काल में क्या होता है, जो जनता होती है
वो जनता संसद के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नकाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस संसदीय शासन पर व्यवस्था के अंदर। सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का ये महत्वपूर्ण एक साधन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। प्रश्नकाल के जनक ब्रिटेन, इसकी अवधि 1 घंटे की 11 बजे से 12 बजे तक। इसकी अवधि को कम या ज्यादा लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। प्रश्नकाल का मतलब ऐसा अवसर जहां जनता संसद के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है, नकेल कसती है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये जो प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल क्या रोजाना होता है? तो इसका आपको जवाब क्या देना है कि ये जो प्रश्नकाल है ये रोजाना नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कब कब नहीं होता है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रश्नकाल कब कब नहीं होता है, तो आपको इसका जवाब देना है दोस्तों, पहली बात जब नई लोकसभा का गठन होता है और नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद जो पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक के दौरान ये प्रश्नकाल नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या ध्यान रखनी है आपको कि प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, और आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक कौन सी होती है? बजट सत्र की पहली बैठक, जब राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो बजट सत्र की पहली बैठक हो या इसे प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक हो, उस प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, पहली बैठक के समय भी ये प्रश्नकाल नहीं होता है। नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक को प्रश्नकाल नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक यानी बजट सत्र की पहली बैठक के दौरान प्रश्नकाल नहीं होता है। इसके अलावा मैंने यह भी बताया था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत अपना विशेष अभिभाषण देता है, और 2 बार विशेष अभिभाषण देता है। तो राष्ट्रपति जब अभिभाषण देता है, जिस बैठक में अभिभाषण देता है, उस बैठक के अंदर यह प्रश्नकाल नहीं होता है। इसके अलावा चौथी बात ध्यान रखनी है, अक्सर शनिवार और रविवार, शनिवार एंड रविवार को भी ये प्रश्नकाल नहीं होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, 4 बातें आपके सामने आई है। नई लोकसभा के गठन के बाद होने वाली पहली बैठक को प्रश्नकाल नहीं होगा, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक को प्रश्नकाल नहीं होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय प्रश्नकाल नहीं होगा, और अक्सर शनिवार और रविवार को भी ये प्रश्नकाल नहीं होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्नकाल क्या होता है। यानी संसद की बैठक जो स्टार्ट होती है 11 से 12 बजे के मध्य, उस 11 से 12 बजे के मध्य का जो समय है वो ही प्रश्नकाल कहलाता है। और इस प्रश्नकाल के दौरान जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या इस प्रश्नकाल का संविधान में उल्लेख किया गया है? तो जी दोस्तों नहीं, इस प्रश्नकाल का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख केवल संसदीय जो नियम और प्रक्रिया है, संसदीय नियमों व प्रक्रियाओं में इसका उल्लेख किया गया है, न कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या प्रश्नकाल का संविधान में उल्लेख है, तो आपको क्या जवाब देना है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख संसदीय नियमों व प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
और प्रश्न काल के दौरान सांसदों के द्वारा मंत्रियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से प्रश्न होते हैं इसको देखना। पहला तारांकित प्रश्न। कौन सा दोस्तों? तारांकित प्रश्न। दूसरा प्रश्न अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। और तीसरा कौन सा होता है? अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। अल्पकालिक सूचना के प्रश्न, अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो इस प्रश्न काल के दौरान सांसदों के द्वारा मंत्रियों से पूछे जाता है। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। ध्यान देना दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से आपको समझना होगा। बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया ना तो और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ सकता है। तो प्रश्न काल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं कि तारांकित कौन सा होता है, अतारांकित कौन सा होता है और अल्पकालिक सूचना के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारांकित प्रश्न की। तारांकित प्रश्न, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये सामान्य प्रकृति के होते हैं। सामान्य प्रकृति के होते हैं, यानी ये जो प्रश्न होते हैं ये तथ्यात्मक या आंकड़ों से संबंधित नहीं होते। आंकड़ों से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखना पहले कि आपसे जब भी पूछा जाए कि तारांकित प्रश्न किस प्रकार की प्रकृति का होता है, सामान्य प्रकृति का होता है, यानी इनका संबंध तथ्यात्मक या आंकड़ों से संबंधित नहीं होता है। तथ्यात्मक या आंकड़ों से मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनके जवाब मौखिक रूप में दिए जाते हैं, न कि डिटेल में और लिखित रूप में दिए जाते हैं। यानी इनमें आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं होती है, फैक्ट या तथ्य बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो तारांकित प्रश्न सामान्य प्रकृति के होते हैं और तथ्यात्मक या आंकड़ों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। अब देखते हैं तारांकित प्रश्न होता क्या है। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर स्टार या तारा लगा होता है, यानी ये जो प्रश्न होते हैं ना इन पर तारा यानी स्टार लगा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर कोई सांसद किसी मंत्री से प्रश्न पूछता है तो वो किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहता है ये खुद पूछने वाले पर डिपेंड करता है। मान लो आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप किसी मंत्री से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बात की सूचना 15 दिन पहले, कितने दिन दोस्तों, 15 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का जो सचिवालय है इसकी सूचना देना। 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सचिवालय को सूचना देनी पड़ेगी कि मैं उस मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो इनका एक प्रारूप बना होता है, उस प्रारूप में लिखित रूप में जो प्रश्न पूछना चाहता है उसको वो प्रश्न लिखित रूप में देना होता है सचिवालय और अध्यक्ष को। तो इसकी विशेषता देखिए आप, लिखित रूप में प्रश्न देना होता है। अब इसी के साथ आपको क्या करना होता है कि ये प्रश्न आप किस मंत्री से पूछना चाहते हैं तो संबंधित मंत्री का नाम लिखित रूप में देना होता है, यानी उस मंत्री का नाम भी आपको लिखित रूप में देना होता है। इसके अलावा आप स्वयं खुद का नाम भी इसमें लिखकर देना होता है, स्वयं का नाम, स्वयं का नाम। इसके अलावा आपको यह भी बताना होता है कि आप कौन से निर्वाचित क्षेत्र से हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी लिखकर देना होता है। ठीक है,
इसके अलावा आपको यह भी बताना होता है कि आप अपने प्रश्न को तारांकित रखना चाहते हैं या अतारांकित रखना चाहते हैं, यानी आप प्रश्न को किस कैटेगरी का रखना चाहते हैं, तारांकित या अतारांकित, अतारांकित, ये भी बताना होता है। और साथ में ये भी बताना होता है कि आप अपने प्रश्न का जवाब विस्तृत रूप से चाहते हैं या मौखिक रूप में चाहते हैं, यानी विस्तृत व लिखित रूप में चाहते हैं या मौखिक रूप में चाहते हैं। तो इतनी सारी डिटेल प्रश्न पूछने वाले को लिख करके लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सचिवालय को 15 दिन पहले देनी होती है। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप किसी मंत्री से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। 15 दिन पहले ये सारी बातें लिखकर लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय को इसकी सूचना देनी होती है। इसके बाद ये जो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इन 15 दिनों में से कोई एक वार निर्धारित करेगा, एक वार यानी एक दिन निर्धारित कर देगा कि आपके प्रश्न पर चर्चा उस दिन होगी, और उस दिन उस लोकसभा सदस्य को और उससे संबंधित जो मंत्री होगा उसको सदन के अंदर आना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अपने प्रश्न का जवाब है वो मौखिक रूप में चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं, मौखिक रूप में चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं, तो आपके प्रश्न पर ये तारा लगा दिया जाता है। तारा लगाते ही ये समझ में आ जाता है कि पूछने वाला अपना जवाब तुरंत चाहता है और मौखिक रूप में चाहता है। लगा दिया स्टार। अब क्या किया जाएगा कि आपको जो दिन वार किया निर्धारित किया जाएगा उस दिन सदन में आना है और आपको अपनी जगह खड़े होकर वो प्रश्न पूछना है। आपने जैसे ही प्रश्न पूछा संबंधित मंत्री उसका जवाब देंगे, और अगर मंत्री ने जवाब दिया आप उससे संतुष्ट हैं तो ठीक है। अगर मंत्री ने जवाब दिया और आप इस बात से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, या सदन का कोई अन्य सदस्य उस जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रश्न से संबंधित ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। मंत्री जी ने जवाब दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है या संसद का कोई अन्य सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्रश्न से संबंधित आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये अनुपूरक प्रश्न केवल तारांकित प्रश्नों पर ही पूछे जाते हैं, केवल तारांकित प्रश्नों पर ही पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न या अल्पकालिक सूचनाओं पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ये जो अनुपूरक प्रश्न है ये केवल मूल प्रश्नकर्ता ही कर सकता है। ये नहीं कि सदन का कोई अन्य सदस्य खड़ा होकर के अनुपूरक प्रश्न कर ले। अन्य सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं करेगा, जिसने पहले प्रश्न पूछा था उसी व्यक्ति के द्वारा अनुपूरक प्रश्न किया जा सकता है। तो यहाँ दो बातों का ध्यान रखना। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आप इतनी बात को समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपको ध्यान में क्या क्या पॉइंट रखना है इसमें वो मैं बता देता हूं। तारांकित प्रश्न से संबंधित जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको केवल इतनी ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट कि ये सामान्य प्रकृति का होता है। दूसरा पॉइंट, तथ्यात्मक या आंकड़ों से तारांकित प्रश्नों का संबंध नहीं होता है। तीसरी बात, इस ऐसे प्रश्न जिस पर तारा या स्टार लगा होता है वो तारांकित प्रश्न होता है। इसके अलावा प्रश्न पूछने वाले को जिस मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा है उस मंत्री का नाम, स्वयं का नाम और उसका निर्वाचन क्षेत्र, और वो अपना प्रश्न किस कैटेगरी में रखना चाहता है वो बात, और वो किस प्रकार से जवाब चाहता है मौखिक या लिखित में, ये सारी सूचनाएं 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय को देगा। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष इन 15 दिनों में से कोई एक वार निर्धारित कर देगा कि इस दिन आपके प्रश्न पर चर्चा होनी है।
अब उस दिन लोकसभा का सदस्य खड़ा होकर प्रश्न पूछता है, मंत्री को जवाब देना होता है। मंत्री के जवाब से अगर सदस्य संतुष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में जो मूल प्रश्नकर्ता होता है वो उस प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। अनुपूरक प्रश्न केवल तारांकित प्रश्नों पर पूछा जाता है, अतारांकित या अल्पकालिक सूचना वाले प्रश्नों पर नहीं पूछा जाता है। क्लियर? ये जो तारांकित प्रश्न है, इनके तहत अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, तारांकित प्रश्नों के तहत अधिकतम कितने पूछे जा सकते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकतम कितने पूछे जा सकते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ये होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब ऐसा प्रश्न जिस पर स्टार लगा हो, जो सामान्य प्रकृति का हो, जिसका तथ्यात्मक या आंकड़ों से कोई संबंध नहीं हो और जिनका जवाब मौखिक रूप में दिया जाता हो और जिनसे संबंधित अनुपूरक प्रश्न किया जाता हो। ये सारे पॉइंट याद रखना है हमें तारांकित प्रश्न के तहत। क्लियर इतना? अब आगे चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। ये इतना हार्ड नहीं है दोस्तों, अतारांकित प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न कौन सा है? अतारांकित। अतारांकित प्रश्न। ऐसा प्रश्न जिस पर स्टार नहीं लगा हो, तारा नहीं लगा हो। ये ऐसे प्रश्नों पर तारा यानी स्टार नहीं लगा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो उत्तर होते हैं वो किस रूप में होते हैं? लिखित रूप में दिए जाते हैं। लिखित रूप में। ध्यान रखना दोस्तों, तारांकित प्रश्नों के जवाब किस रूप में मिलते थे? मौखिक रूप में। अतारांकित प्रश्नों के जवाब किस रूप में दिए जाते हैं? लिखित रूप में दिए जाते हैं और साथ ही विस्तृत रूप से दिए जाते हैं। विस्तृत रूप से यानी डिटेल में इसके जवाब दिए जाते हैं। तो दो कंडीशन आ गई, ऐसे प्रश्न जिन पर तारा नहीं अंकित होता है, और दूसरी बात लिखित रूप में जवाब दिया जाता है और विस्तृत रूप से दिया जाता है। मान लो आप लोकसभा का सदस्य है और आप किसी मंत्री को, मान लो रेल मंत्री है, उससे प्रश्न पूछना चाहते हो और रेल मंत्री को यह कह दिया कि हमें एक पूरे वर्ष की पूरी डिटेल चाहिए कि एक वर्ष में आपने इस विभाग में क्या क्या काम करवाया। तो मंत्री के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो सदन में आके पूरे साल का ब्यौरा पेश कर दे। तो उस समय ये अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें क्या होता है, मंत्री जी आता है और वो कहता है ठीक है, हमने आपका प्रश्न सुन लिया है, आपका जवाब दे दिया जाएगा और 1-2 दिन के अंदर उसे पूरा पोथा सौंप दिया जाता है। ठीक है? तो जब आपको पूरी विस्तृत रूप में, डिटेल में और लिखित रूप में जवाब चाहिए होता है, तब आप अतारांकित प्रश्न कर सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, अतारांकित प्रश्नों पर कभी भी अनुपूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं किए जा सकते? अरे भाई सीधी सी बात है, जब आपने पूरा विस्तृत रूप से जवाब मिल गया तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। इसलिए कभी भी अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगली बात, इन अतारांकित प्रश्नों के तहत अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? अगली बात क्या ध्यान रखना है, बाकी वही प्रक्रिया होती है। इसमें भी क्या होता है, जो पूछने वाला होता है उसको 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सचिवालय को सूचना देनी होती है लिखित रूप में। तो बाकी तो प्रोसेस तारांकित प्रश्नों की तरह ही होते हैं, उसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ध्यान इसमें इतना ही रखना है दोस्तों कि अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर तारा नहीं लगा होता है, और तारा नहीं लगा होता है इसका मतलब इसके जवाब लिखित रूप में चाहिए है अगले को और विस्तृत या डिटेल में चाहता है। ठीक है? अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं
और अतारांकित प्रश्न पूछने से पहले यानी 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय को इसकी सूचना देनी होती है कि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। उसके बाद 15 दिनों के अंदर कोई एक बार लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित कर देगा और उस दिन उस पर चर्चा करवा दी जाएगी। और इस अतारांकित प्रश्नों के तहत अधिकतम कितने पूछे जा सकते हैं प्रश्न? 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि तारांकित प्रश्नों के तहत अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके जवाब लिखित रूप में होते हैं, तारांकित प्रश्नों के जवाब मौखिक रूप में दिए जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते, जबकि तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। बाकी सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं। जब मौखिक रूप में जवाब चाहिए तो आप तारांकित प्रश्न पूछिए मंत्री से, और अगर लिखित रूप में और डिटेल में जवाब चाहिए तो आप अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अगला जो टाइप है उस पर चर्चा करते हैं, और अगला टाइप कौन सा है दोस्तों? अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। अल्पकालिक सूचना के प्रश्न। दोस्तों अल्पकालिक सूचना के जो प्रश्न हैं ये विशेष प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? विशेष प्रकृति के होते हैं। ध्यान देना, अतारांकित प्रश्न कैसे थे? सामान्य प्रकृति के। तारांकित प्रश्न कैसे थे? सामान्य प्रकृति के। अतारांकित प्रश्न जटिल प्रकृति के, और अल्पकालिक सूचना के प्रश्न विशेष प्रकृति के। देखो दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको किसी तात्कालिक महत्व से संबंधित प्रश्न करना होता है। किसी तात्कालिक विषय को लेकर के आपको तुरंत प्रश्न पूछना है और तुरंत ही आपको जवाब चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो इस संसदीय प्रक्रिया के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप उस समय अल्पकालिक सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत पूछने होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है और तुरंत उसका जवाब चाहिए आपको। तो ऐसी स्थिति में आप अल्पकालिक सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये 10 दिन से भी कम अवधि के होते हैं। 10 दिन से भी कम अवधि के होते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए आपको 15 दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप 10 दिन पहले सूचना देकर भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न पूछने के बाद यानी दोनों सदनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों सदनों में पूछने के बाद आपको क्या किया जाएगा? आपके लिए लोकसभा अध्यक्ष एक वार निर्धारित कर देगा। उस दिन उस पर चर्चा करवा ली जाएगी और उसके बाद आपको उस प्रश्न का जवाब मौखिक रूप में या लिखित रूप में, जिसमें आप चाहते हो लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अल्पकालिक सूचना के प्रश्न विशेष प्रकृति के होते हैं। कई बार स्थिति ऐसी आती है जब आपको तात्कालिक किसी विषय से संबंधित प्रश्न करने होते हैं और उसका तुरंत जवाब चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में आप 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के सचिवालय को इसकी सूचना देकर ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें लोकसभा अध्यक्ष एक दिन वार निर्धारित कर देगा, उस दिन उस पर चर्चा करवा ली जाएगी और उसके बाद आपको उस प्रश्न का जवाब मौखिक या लिखित रूप में दे दिया जाएगा। मौखिक रूप में दिया जाएगा या लिखित रूप में दिया जाएगा, ये निर्धारित करेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? तो आपने देखा दोस्तों, तारांकित प्रश्न देखा, अतारांकित प्रश्न देखा और अल्पकालिक सूचना के प्रश्न देखे। ये तीनों प्रकार के प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जा सकते हैं। और किसके द्वारा? संसद के सदस्य के द्वारा, मंत्री परिषद के सदस्य से। यानी संसद का कोई सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछता है। ये 3 प्रकार के प्रश्न। क्लियर? अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये केवल मंत्री से पूछा जा सकता है, किसी प्राइवेट सदस्य से नहीं पूछा जा सकता? प्राइवेट सदस्य का मतलब समझते हो दोस्तों? ऐसा सदस्य जो संसद का तो सदस्य है, संसद का तो वो सदस्य है यानी एमपी है, लेकिन वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, यानी मंत्री नहीं होता है।
ऐसे सदस्य को प्राइवेट सदस्य कहते हैं। ऐसे सदस्य जो संसद का तो सदस्य है लेकिन मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, ऐसे मेंबर को प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या प्राइवेट सदस्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर कोई प्राइवेट सदस्य संविधान का उल्लंघन करता है या अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो ऐसी कंडीशन में इस प्राइवेट सदस्य से भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछने की प्रक्रिया वही रहती है, वैसी की वैसी होती है। ठीक है, तो जब आपसे यह भी पूछा जाए कि क्या प्राइवेट सदस्य से प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको जवाब देना है कि पूछा जा सकता है। दो कंडीशन में पूछा जाएगा, एक तो प्राइवेट सदस्य अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है या अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट सदस्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे तीन बातें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है और वो तीन बातें कौन सी है उसको देखते हैं। पहली बात, अगर मान लो लोकसभा का कोई सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, उसने किसी मंत्री से प्रश्न पूछा और मंत्री जी ने उस प्रश्न का जवाब गलत दे दिया तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो होगा या पूछने वाला जो होगा वो उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकता है। इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों, हनन प्रस्ताव। जब मंत्री किसी प्रश्न का गलत जवाब देता है तो ऐसे स्थिति में उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रश्न काल है, इस प्रश्न काल के द्वारा संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। संसद किस पर? सरकार पर। संसद किस पर नियंत्रण स्थापित करती है? सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि इस प्रश्न काल के दौरान या इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के द्वारा सरकार के उत्तरदायित्व बढ़ते हैं। सरकार के उत्तरदायित्व यानी सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। जो भी कोई घटनाएं होती है उसके संबंध में फैसला लेना कौन है? सरकार ही तो लेती है। और जब कभी कहीं घटना हो जाती है तो सरकार इस प्रकार के उत्तरदायित्वों से बचना चाहती है। तो ये जो प्रश्न काल है इसके द्वारा सरकार का उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ता है, अगर मान लो कहीं घटना हुई और सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया तो जब भी प्रश्न काल होगा उस दौरान जो विपक्ष होगा वो मंत्री से क्वेश्चन करेगा। तो कहने का मतलब ये तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है और विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों कि मंत्री ने अगर गलत जवाब दे दिया तो उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी बात, इस प्रश्न काल के द्वारा संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। और तीसरी बात, इस प्रश्न काल के द्वारा सरकार के उत्तरदायित्व बढ़ते हैं, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये था दोस्तों आपका प्रश्न काल। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है प्रश्न काल के दौरान कि जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि इस प्रश्न काल का जनक कौन है तो आपको क्या बताना है? ब्रिटेन को बताना है। किसको बताना है दोस्तों? ब्रिटेन को बताना है। संसदीय प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली थी और वहां के संविधान में ये प्रश्न काल था, तो ये प्रश्न काल भी हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से लिया है। यानी इस प्रश्न काल का जन्म कहां पे हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है, इसलिए ब्रिटेन को प्रश्न काल का जनक कहा जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। जब भी पूछा जाए संसदीय प्रक्रिया का जनक ब्रिटेन, प्रश्न काल का जनक ब्रिटेन। ओके, क्लियर? अब बात करते हैं शून्यकाल की। शून्य काल दोस्तों, ये जो शून्य काल है इसके जनक माने जाते हैं भारत को। इसके जनक किसको मानते हैं? भारत को। बताते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1900
1962 में हुई थी। और इसकी अगर अवधि पूछी जाए तो इसकी अवधि जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद अगला जो 1 घंटा होता है वो ये शून्यकाल का होता है, यानी 12 से 1 बजे तक। क्योंकि दोस्तों 11 बजे संसद की बैठक शुरू होती है, 11 से 12 प्रश्नकाल आ गया और 12 से 1 शून्यकाल आ गया। 1 से लेकर के 2 बजे तक लंच रहता है और 2 बजे के बाद इसकी कार्रवाई, संसद की कार्रवाई पुनः शुरू की जाती है। ये होता है इसका पूरा कार्यक्रम। तो शून्यकाल के बारे में ये 3 पॉइंट तो ये ध्यान में रखना कि शून्यकाल का जनक किसे कहते हैं, भारत को कहा जाता है। शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी, यानी 60 के दशक में हुई थी। और शून्यकाल की जो अवधि है वो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। लेकिन ये अवधि निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को भी समझाते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है, प्रश्नकाल शुरू होते ही अगला जो 1 घंटा होता है इसमें सांसदों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त होते ही सांसद क्या करेंगे, मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ये जो मंत्रियों से जब सांसद प्रश्न पूछते हैं वो किस समय पूछते हैं, 12 से 1 बजे के मध्य पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है 12 से 1 बजे का, ये है हमारा शून्यकाल। देखो दोस्तों, इसको फिक्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि संविधान के अंदर या संसदीय प्रक्रिया या नियमों के अंदर इस शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। संसदीय, ध्यान देना दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया के अंदर इस शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। ये शून्यकाल तो अपने आप ही शुरू हो गया था। शुरू कैसे हुआ, जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, सांसदों ने मंत्रियों से प्रश्न करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये चलता रहा। और बाद में क्या किया, जो मीडिया है, इस मीडिया के द्वारा इसको नाम दे दिया शून्यकाल। क्या नाम दे दिया गया, शून्यकाल। यानी ये जो शून्यकाल शब्द है ये पूरी तरह से मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। इस शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। ये कहना उचित नहीं होता है। सामान्यतः मान लेते हैं कि 1962 में हुई थी, लेकिन अपन देखें तो इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, ऐसा कहना उचित नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, क्योंकि जिस चीज का संसदीय प्रक्रिया या संविधान में उल्लेख ही नहीं है उसका आप फिक्स डेट कैसे बता सकते हैं। दूसरी बात, इसका संसदीय प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है, ये पूरी तरह मीडिया के द्वारा किया गया नाम है, इसलिए इसका समय भी हम फिक्स नहीं बता सकते कि ये 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये शून्यकाल जो है इसका संसदीय प्रक्रिया या संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये अपने आप शुरू हुआ है। प्रश्नकाल के बाद जब सांसदों के द्वारा मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, तो वो प्रश्न पूछने का जो समय था, उस समय के लिए मीडिया के लोगों ने नाम रख दिया शून्यकाल। तो आपको जब भी आपको शून्यकाल से संबंधित पूछा जाए तो 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। शून्यकाल के जनक भारत को माना जाता है। इसकी शुरुआत अगर ऑप्शन में 1962 आ दें तो अपने मजबूरी है 1962 करना होगा। अगर नहीं आता है तो आपको 60 के दशक का करना होगा कि 60 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका समय 12 से 1 बजे के मध्य होता है। इस शून्यकाल में भी दोस्तों प्रश्न किए जाते हैं। ये जो शून्यकाल है ना, इसके अंदर लोक महत्व या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है, जैसे हम प्रश्नकाल पढ़ रहे थे, उस प्रश्नकाल में जब सांसद प्रश्न पूछते हैं तो पहले उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष या सचिवालय को देनी होती है।
इसमें जब सांसदों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ सांसद खड़े होंगे, मंत्रियों से प्रश्न करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब प्रश्न पूछा जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से, तो मंत्रियों को या लोकसभा अध्यक्ष या सचिवालय को पूर्व में सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। शून्यकाल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी पूर्व में सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, 12 से 1 बजे के मध्य पूछते हैं, उस टाइम को शून्यकाल कहा गया है। इसके जनक भारत को माना गया है और इस शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि ये शून्यकाल शब्द पूर्णतः मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों शून्यकाल और प्रश्न का क्या होता है। ये था संसदीय प्रक्रिया के तहत हमारा पहला टॉपिक। कौन सा था? संसदीय प्रक्रिया के तहत हमने समझा प्रश्नकाल क्या होता है और शून्यकाल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इनको देखेंगे। इन पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।